ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोरोजन। क्या है कोरोजन? कोई भी मेटल जब एटमॉस्फेरिक गैसेज के कांटेक्ट में आती है तो उसके सरफेस पे कंपाउंड बन जाता है। कंपाउंड क्यों बनता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं वो उस पर अटैक करती हैं। तो किसी मेटल के सरफेस पे कंपाउंड का बनना, जब उस पे अटैक करें एटमॉस्फेरिक गैसेस, वो प्रोसेस कहलाएगा कोरोजन। तो कोरोजन को हमने डिफाइन किया, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑन मेटल सरफेस ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। इसका कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हम अब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोरोजन होता कैसे है, उसका मैकेनिज्म क्या है, थ्योरी क्या है। तो कोरोजन की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एग्जांपल लिया है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमने मान लिया ये एक आयरन मेटल का अपने पास पीस है, ओपन में रखा हुआ है। तो क्या होगा, इसके सरफेस पे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ऑक्सीजन, ये डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। तो आयरन के सरफेस पे ये कंबाइन कर लेंगे और फॉर्म कर लेंगे कार्बोनिक एसिड। कंबाइन किसने किया? CO2 वाटर ने। अब हमें पता है कार्बोनिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक एसिड है ये पार्टली आयोनाइज हो जाएगा और क्या देगा? H आयन और कार्बोनेट आयन। तो ये यहां पर इलेक्ट्रोलाइट है। इस थ्योरी को इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रस्टिंग को की फॉर्मेशन को, रस्ट की फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 3 पार्ट है। 3 क्या क्या? एनोड है, कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये कार्बोनिक एसिड यहां पर एज इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करता है। ज्यों ही आयरन के सरफेस पे H आयन बन जाएंगे तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान दें, इन H आयन की वजह से ही ये ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ। जिस साइट पे ये रिएक्शन होगी, जिस जगह रिएक्शन होगी, हम उसको एनोड कह देंगे। और जो इलेक्ट्रॉन आयरन ने लूज किए उनको ये H आयन गेन कर लेंगे और हाइड्रोजन एटम क्योंकि रिएक्टिव है वो कंबाइन कर लेंगे ऑक्सीजन के साथ, वाटर बन जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं हम। तो इसके लिए हमने बैलेंस किया। बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन को 2, हाइड्रोजन 4 और ये 4 हाइड्रोजन एटम है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अपने पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी O2 प्लस 4H आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और इनटू 2H2O। तो ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस साइट पे ये रिएक्शन हुई उसको कह देंगे कैथोड। तो ये 3 पार्ट्स देखो बन गए यहाँ पर, एनोड है, कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइट। तो रस्ट की फॉर्मेशन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देयरफॉर दिस थ्योरी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। अब हम इस सेल की ओवरऑल रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं। तो वो कैसे आएगी? इन दोनों को ऐड कर दें। 2 हाफ सेल है ये, यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ इसमें 4 है। तो क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास ये
नेट सेलेक्शन आ जाएगी 2Fe प्लस O2 प्लस 4H आयन, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, रिएक्ट हैंड साइड में है, राइट में है 2 फेरस आयन प्लस में 2 वाटर। तो यहां तक अपने पास क्या आ गए, फेरस आयंस। अब ये फेरस आयंस कंबाइन करेंगे डिजोल्ड ऑक्सीजन के साथ इस तरह से। अब फेरस आयन ने कंबाइन किया किसके साथ, डिजोल्ड ऑक्सीजन, ये है एयर के अंदर है, ऑक्सीजन है, वाटर है। ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करेगा, क्या बना देगा इसको, फेरिक आयन। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने गेन कर लिया, ये बन जाएगा ऑक्साइड आयन। अब ये फेरिक आयन कंबाइन करेंगे किसके साथ है, ऑक्साइड के साथ, तो क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। अब ये जो फेरिक आयन बने हैं ये वाटर से भी कंबाइन करेंगे, और वाटर के दो पार्ट कौन से हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो यहां और क्या आएगा, इसमें आ जाएगा FeOH थ्राइस और प्लस में H आयन। ध्यान दें कैसे आइए, Fe3 पॉजिटिव ने, फेरिक आयन ने वाटर से कंबाइन किया है, वाटर के दो पार्ट कौन से हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो इन दोनों ने बनाया फेरिक हाइड्रोक्साइड और साथ में H आयन फ्री हो गए। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये Fe2O3 तो है यहाँ पर, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ नहीं है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए राइट में सिर्फ क्या आएगा, Fe2O3 प्लस में H आयन। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कंपोजिशन ऑफ रस्ट क्या है, तो वहां दो कंपाउंड एक्चुअली इसके अंदर क्या क्या, फेरिक हाइड्रोक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। ध्यान रखिए, इसको बैलेंस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 2 और ये 8। तो यहां तक अपने पास क्या आ गया, फेरिक ऑक्साइड। हमें पता है रस्ट है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, तो अब ये फेरिक ऑक्साइड कंबाइन करेगा विद वाटर मॉलिक्यूल्स और ये बन जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और ये क्या है, रस्ट। तो ये हमने एक्सप्लेन किया किस तरह से आयरन के सरफेस पे रस्टिंग होती है। अब ये ध्यान रखेंगे, यहां जो मीडियम है, बेसिक कर दे मान ले हम, तो बेसिक मीडियम होने से ये H आयन कंज्यूम हो जाएंगे, और H आयन अगर हमने कंज्यूम कर दिए तो ये रस्टिंग नहीं होगी। तो रस्टिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बताएंगे हम बेसिक मीडियम की लेयर कवर कर सकते हैं। और ध्यान दें, अगर सेलिन वाटर है, इसमें नमक है वाटर में, मतलब वाटर में अगर इलेक्ट्रोलाइट है कोई भी है, उसमें आयन्स हैं, तो आयन के बनने की वजह से ही ये आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जितने ज्यादा आयन होंगे उतना रस्टिंग फास्ट हो जाएगा। ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तक हमने क्या बताया है, कोरोजन क्या है और उसकी थ्योरी क्या है। आगे हम ले रहे हैं फैक्टर्स विच प्रमोट द कोरोजन, जो रेट ऑफ कोरोजन को फास्ट करते हैं। पहला फैक्टर है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जितनी मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ कोरोजन फास्ट होगा। गोल्ड प्लेटिनम पे कोरोजन नहीं होता क्योंकि वो लेस रिएक्टिव मेटल हैं। आयरन मोर रिएक्टिव मेटल है, वहां रेट ऑफ कोरोजन फास्ट होता है। सेकंड फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। जितनी इम्प्योरिटी ज्यादा होंगी उतना रेट ऑफ कोरोजन फास्ट होगा। अगर प्योर आयरन ले लें
तो उस पर रस्टिंग नहीं होगी। तो इम्प्योरिटीज की वजह से रेस्ट फास्ट होता है। थर्ड फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अभी बताया था कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आयन्स होंगे और आयन की वजह से ही आयरन पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो किसी भी मेटल के केस में हम कह सकते हैं अगर वहां इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस है, वहां पर आयन है, तो रेट फास्ट होगा। फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जैसे भी बताया था हमने रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में, अगर वहां पर ऑक्सीजन है, वहां पर CO2 है, वाटर वेपर से है, तभी कोरोजन होता है, तभी वहां पर रस्टिंग होती है। तो अगर हम किसी मेटल को वैक्यूम में रख दें तो उस पे कोरोजन नहीं होगा। तो इनकी वजह से कोरोजन फास्ट होता है। किस वजह से, एयर और मॉइस्चर। और फिफ्थ फैक्टर है स्ट्रेन्स इन मेटल। अगर मेटल का प्लेन सरफेस है तो उस पर कोरोजन स्लो होगा, लेकिन अगर उसमें स्ट्रेन्स हैं, खुरदरा सरफेस है, उससे क्या होता है, उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो अगर मेटल्स में स्ट्रेन्स हैं तो भी कोरोजन फास्ट होगा। तो ये हमने एक्सप्लेन किया द फैक्टर्स विच प्रमोट द कोरोजन। आगे स्टार्ट कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। हम किन मेथड्स को यूज करके कोरोजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला मेथड लिया हमने बैरियर प्रोटेक्शन। क्या करते हैं इसमें, जैसे हमने एग्जांपल मान लो आयरन का ही लिया है, हम आयरन के सरफेस पे एक लेयर कवर करते हैं, वो लेयर एक बैरियर का काम करेगा। किसके बीच में, मेटल सरफेस और एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो उससे क्या होगा, वो मेटल सेफ रहेगी। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, मेटल सरफेस इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑयल, ग्रीज और पेंट। जैसे मान लो आयरन का सरफेस है, उस पे हमने पेंट कर दिया, तो वो पेंट एक बैरियर का काम करेगा। जब तक वो पेंट की लेयर रहेगी तो आयरन का सरफेस सेफ रहेगा। दूसरा हम ये कर सकते हैं, मेटल सरफेस इज कोटेड विद नॉन कोरोडिंग मेटल। जिन मेटल पे कोरोजन नहीं होता उन मेटल की एक लेयर कवर करते हैं। दूसरा मेथड, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। यहां जैसे हमने बताया मेटल सरफेस को कवर किया विद लेस रिएक्टिव मेटल्स, इस केस में हम मेटल सरफेस को कवर करते हैं विद मोर रिएक्टिव मेटल्स। जैसे मान लो अपने पास आयरन है, ये आयरन का अपने पास एक मेटल का पीस है, अगर इसके सरफेस को हम कवर कर दें विद मेटल विच आर मोर रिएक्टिव देन आयरन, जैसे जिंक, तो क्या होगा, ये जो मोर रिएक्टिव मेटल है ये आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देगी। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। और इस मेथड में हम जिंक को प्रेफर करते हैं। आयरन सरफेस पे अगर हम जिंक की लेयर कवर कर दें तो प्रोसेस कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। क्या है ये, इट इज द प्रोसेस ऑफ covering the iron surface with a layer of zinc। क्या लिखा हमने ये, it is the process of covering the iron surface with a layer of zinc। आयरन के सरफेस पे जिंक मेटल की एक लेयर अगर हम कोट कर दें तो प्रोसेस क्या कहलाया, गैल्वेनाइजेशन। हाँ, जिंक को प्रेफर क्यों किया, क्योंकि जिंक जब एटमॉस्फेरिक गैसेज के कांटेक्ट में आएगी
तो इसके सरफेस पे बेसिक जिंक कार्बोनेट की लेयर बन जाएगी। जिंक के सरफेस पे क्या बना, जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड। ये बेसिक जिंक कार्बोनेट है, ये क्योंकि बेसिक है। अब ये लेयर बन जाएगी तो ये जिंक का भी प्रोटेक्शन करेगी, जिंक सेफ रहेगा, और जब तक जिंक सेफ रहेगा तो आयरन भी सेफ रहेगा। तीसरा मेथड कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये क्या है, जैसे मान लिया हमने ये एक आयरन का पाइप है, इसको दबा रखा है अर्थ में, हम चाहते हैं कि ये सेफ रहे, तो क्या करेंगे, इसको मोर रिएक्टिव मेटल के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो इसको इस कॉन्टेक्ट में रख देंगे या वायर के साथ इनको आपस में हम जोड़ देंगे। तो अब ये अपने पास मान लिया ये आयरन है, ये मोर रिएक्टिव मेटल है, मैग्नीशियम मान लिया हमने, तो ये भी एक तरह से अब सेल की तरह बिहेव करेगी। सेल के अंदर हमें पता है जो मेटल मोर रिएक्टिव है वो एनोड का काम करती है, तो ये मैग्नीशियम अब एनोड है, और जो लेस रिएक्टिव है वो कैथोड का काम करती है। तो यहां हमने आयरन को कैथोड बना दिया, और हमें पता है कि कैथोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कैथोड सेफ रहता है, डीके किसका होता है, एनोड का। तो ये भी लगभग ऐसा ही मेथड था, यह भी हमने आयरन को कवर किया था विद ए मेटल दैट इज मोर रिएक्टिव। उसमें हम ये भी कैसे ऐड कर सकते हैं, मान लो किसी एक छोटे से हिस्से में जिंक की लेयर हट जाए, तब भी वो हिस्सा आयरन का सेफ रहेगा, क्योंकि जब तक थोड़ा सा भी जिंक इसके कांटेक्ट में है तो जिंक वहां एनोड है, और आयरन क्या है, कैथोड। तो आयरन कैथोड है तो वो सेफ रहेगा। इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शंस। और फोर्थ इसमें हम कह सकते हैं यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। ये क्या होते हैं, ये बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, जैसे अल्कलाइन फास्फेट। अगर ये आयरन के सरफेस पे रहेगा तो हमें पता है, थ्योरी में बताया था कि एच आयन की वजह से आयरन पे का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ था, उसी से रस्टिंग हुई थी। अगर अल्कलाइन मीडियम आयरन के सरफेस पे रहेगा तो ये एच आयन को न्यूट्रलाइज कर देंगे और उससे रस्टिंग नहीं होगी, कोरोजन नहीं होगा। तो ये हमने एक्सप्लेन किया प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। थैंक यू।